Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 5 of our chapter Indian Economy on the Eve of Independence और आज हम इस चैप्टर में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था इंडिया का। तो बेसिकली जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसका क्या मीनिंग होता है। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग different sectors of an economy is known as occupational structure। तो जो occupational structure है उसका क्या मतलब है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जैसे वर्किंग पॉपुलेशन में हम बात करें काम करने वाले लोगों की जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं कि इकोनॉमी के। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्जरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग वर्किंग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग वर्किंग हैं, और टर्जरी जो सेक्टर है उसमें कितने परसेंट लोग वर्किंग है। तो वो सारा जो स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, की परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन कैसे कैसे एंगेज है डिफरेंट सेक्टर्स में। अब बात की जाए प्राइमरी सेक्टर की, जो प्राइमरी सेक्टर है वो मेनली किससे रिलेटेड है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर, इसके अलावा माइनिंग हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, प्लांटेशन हो सकता है, फिशरीज से रिलेटेड एसेट्रा। फिर जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें। और फिर जो टर्जरी सेक्टर है, टर्जरी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर है। और फिर जो सर्विसेज हैं उसमें क्या क्या टाइप हो सकते हैं, लाइक टर्जरी सेक्टर में आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, कम्युनिकेशन की सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग एसेट्रा। अब हम देख लेते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, उसके क्या क्या फीचर्स थे, अब हम वो समझेंगे। जैसे इसमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट जो इसका फीचर है, जो फर्स्ट पॉइंट है, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जो एग्रीकल्चर था प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का, मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का। इट मीन्स कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे जो बल्क ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन थी वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कितने परसेंट लोग उस टाइम पे एग्रीकल्चर में इंगेज थे, 72%। अबाउट 72% ऑफ वर्किंग जो पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी एग्रीकल्चर में। और फिर अगर कंपेयर करें हम डेवलप्ड नेशन से, डेवलप्ड कंट्रीज से, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया की जो पोजीशन थी वो बहुत बैकवर्ड थी। क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो सबसे सही तरीका क्या होता है, शिफ्टिंग। एग्रीकल्चर से ज़्यादा इनकम किन सेक्टर्स में है, जैसे इंडस्ट्री सेक्टर हो गया सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा इनकम फिर सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट करो। तो वो चीज़ की यहाँ पे कमी थी, उस टाइम पे कमी थी। मेनली ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, और एग्रीकल्चर में वैसे इतनी सारी कमियां थी, हमने एग्रीकल्चर के फीचर्स को भी समझा था, तो वो सारे पॉइंट। तो बताया गया कि अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, तो अमेरिका की अगर जैसे एग्जाम्पल ले, तो अमेरिका में जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन का जो परसेंटेज था एग्रीकल्चर में कितना इंगेज है, 2%। ये डेवलप्ड है। ऐसे नेशंस जहाँ पे क्या है कि पॉवर्टी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज से अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया की जो हालात थी, जो पोजीशन थी, काफ़ी बैकवर्ड थी। जर्मनी में कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, 4%। तो ये एक साइन है, क्लियर साइन ऑफ बैकवर्डनेस, मैसिव पॉवर्टी का। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो था इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, इतना इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं था। जो पूरी ग्रोथ थी तीनों सेक्टर्स की वो एकदम अनबैलेंस थी, अनइक्वल थी। ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, फिर इंडस्ट्री सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है ये। अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क होना चाहिए, इसमें इनकम भी ज़्यादा है। बट इंडिया के लिए उस टाइम पे क्या था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इतना डेवलप हो ही नहीं पाया था। ब्रिटिशर्स ने उसे डेवलप होने नहीं दिया, उन्होंने पॉलिसी बना दी थी, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड टैरिफ पॉलिसी जो थी। तो इसी वजह से अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसे हम देखेंगे कि इंडस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर नहीं था। जैसे बताया गया जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर में एंगेज थे, 10%, जो कि काफ़ी कम परसेंटेज है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें,
यूएसए में 32%, इंग्लैंड में 42%। तभी तो ये डेवलप्ड है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है। किसी भी कंट्री को ग्रो और डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब इन सब से क्या क्लियर हो रहा है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो ग्रोथ थी, जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सेक्टर्स, वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ है इनका। अनबैलेंस का मतलब है कि जो तीनों सेक्टर हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, ये इक्वली डेवलप्ड नहीं थे। क्या क्लियर हो रहा है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, और फिर इंडस्ट्री सेक्टर में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी कम परसेंटेज वर्किंग है। और जो सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में कितने परसेंट लोग थे, टर्जरी सेक्टर में 18% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, और हम बोल सकते हैं इसमें कि जो सेकेंडरी और जो टर्जरी सेक्टर है वर इन देयर इन्फेंट स्टेज। इन्फेंट स्टेज का मतलब है स्टार्टिंग स्टेज पर ये डेवलप हो ही नहीं पाए। तो अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स का ग्रोथ जो है इतना इक्वल नहीं हो पाया, अनबैलेंस ग्रोथ था। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और कम, सर्विस सेक्टर में कुछ 18% के आसपास। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी टोटली बैकवर्ड थी, पॉवर्टी वहाँ प्रेजेंट थी। ठीक है, अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम करने वाले हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक इकॉनमी को हेल्प करती हैं ग्रो करने में, डेवलपमेंट करने में, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन होता है इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ इंक्लूड करते हैं, लाइक इसमें ट्रांसपोर्टेशन, पावर, एनर्जी की फैसिलिटीज़ हो गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं फिर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है एक इकोनॉमी को डायरेक्टली डेवलपमेंट करने में। डायरेक्ट डेवलपमेंट करने में मीन्स डायरेक्टली हेल्प कर रहा है जीडीपी ग्रो करने में। फिर दूसरी साइड अगर बात करें, सेकंड जो टाइप है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे इसमें आ जाते हैं एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल बेस जितना स्ट्रांग होगा, एजुकेशन जितना अच्छा होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी अच्छी होंगी इकॉनमी की, उतनी ही जल्दी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है एक इकॉनमी को डेवलप और ग्रो कर रहा है, बट इनडायरेक्टली करता है। डायरेक्ट कौन सा डेवलपमेंट कर रहा है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडियन इकोनॉमी का वो कैसा था, उसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करवाई थी, इस बात को हम मना नहीं कर सकते। ये मतलब ये पॉइंट तो एकदम ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने करवाई थी, लेकिन उसमें भी उनका खुद का ही मेन इंटरेस्ट था। और वो क्या इंटरेस्ट था कि जैसे अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो है ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करवाया, कम्युनिकेशंस के जो मीन्स है उसको डेवलप किया। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली बात करें जैसे रेलवेज को डेवलप किया, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, रोड्स का। फिर ये तो ट्रांसपोर्टेशन में तो रेलवेज आ गया, पोर्ट्स हो गया, टेलीग्राफ्स वगैरह का भी डेवलपमेंट हुआ था, और रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन हुआ। तो जैसे अब बात करें इसमें रेलवेज को ब्रिटिशर्स ने जो है डेवलप किया था। और अगर रेलवेज को जो है ब्रिटिशर्स ने डेवलप करा, बनाया, तो उसमें भी उनका खुद का इंटरेस्ट था। क्या इंटरेस्ट था कि जो ब्रिटिशर्स के गुड्स हैं, फिनिश गुड्स हैं, जो ब्रिटिश फिनिश गुड्स हैं वो इजीली इंडिया में आ सके, इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में आ सके, इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ तक इजीली पहुँच सके। तो इसलिए रेलवेज को डेवलप किया गया ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया के साथ फॉरेन ट्रेड इजीली कर सकें। फिर ऐसे ही पोर्ट्स को डेवलप करा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए पोर्ट्स का यूज़ होता है। ठीक है, ताकि इजीली जो है, जैसे अब इंडिया की पोजीशन क्या थी, इंडिया जो था वो इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का, और एक्सपोर्टर था किसका, रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का जो है इंडिया से ब्रिटेन में जाना और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आना इंडिया में, तो वो सारे
उन सारी चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए पोर्ट्स को डेवलप किया गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। फिर टेलीग्राफ्स, ताकि इजीली जो है ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, इजीली जो है कांटेक्ट मेंटेन कर पाए ब्रिटेन और इंडिया के बीच। तो वो सारे पॉइंट, तो ओवरऑल क्या पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो की, लेकिन उसमें खुद का उनका इंटरेस्ट था। और वो कैसी गवर्नमेंट थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है। इंडिया के रिसोर्सेज को पूरा फुली एक्सप्लॉइट करा, ताकि बेनिफिट किसको मिले? ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन, कुछ रोड्स भी बनवाए थे, पोर्ट्स बनवाए थे, पोर्ट्स वाला पॉइंट हो गया। फिर अब मोटिव, मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोस्टर देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट, की उनका जो मोटिव था, ये मोटिव नहीं था कि अब नॉर्मली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी का जितना अच्छा होगा, फैसिलिटी जितनी अच्छी होगी, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। अब जैसे कि इंडिया में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए उस टाइम पर, बट इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई डेवलपमेंट और ग्रोथ इतनी खास हुई नहीं। ये सब डेवलपमेंट की गई ताकि ब्रिटिशर्स को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। इंडिया के जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, कॉलोनियल इंटरेस्ट था पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है। ओवरऑल हमारा जो ये टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हो गया है कंप्लीट। बस अब जो ये चैप्टर है इसका सिर्फ एक ही पार्ट रिमेनिंग है, बाकी चैप्टर अब ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। उसमें भी हम वो करेंगे कि जो ये इंडिया, जो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस करी तो उसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, और ब्रिटिशर्स ने जो ये सारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा, या फिर कुछ उन्होंने ऐसी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिए इंडिया को, तो वो सारा पॉइंट हम करेंगे लास्ट वाले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।